मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होता क्या है, इसमें क्या करना होता है? मेंटेनेंस इंजीनियर कई टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री या डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। तो किस किस टाइप के मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं? अच्छा, अगर मेंटेनेंस इंजीनियर का इंटरव्यू चल रहा है, कई वैकेंसी आई है, मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड इन टाटा प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड इन अडानी, तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाए? अब आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताइए जो कॉमनली फ्रेशर मेंटेनेंस इंजीनियर से पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज इंटरव्यू दे दिया, सिलेक्शन हो गया, सैलरी डिस्कशन हो गया, अब आपको कंपनी में ज्वाइनिंग मिल गई है। तो जब सबसे पहले आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या काम करना होता है आपको? अगर हम बात करते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कोई मेंटेनेंस इंजीनियर है, वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे वो अपने करियर में आगे बढ़ता रहे? सबसे पहले आप एक्सपीरियंस गेन करो, नॉलेज गेन करो। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा ना, तो आगे चल के आपके पास अच्छे पैसा, अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर भी रहेगा। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपके पास आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ANDT शो। आज की ये वीडियो मेंटेनेंस इंजीनियर के ऊपर है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसका डिमांड इंडिया में तो है ही है, इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस देखते हैं, जिसमें मैं फ्री रिक्रूटमेंट की वीडियो लेके आता हूँ डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए, तो आप अगर 10 वीडियो को देखेंगे तो उसमें से 4 या 5 वीडियो में आपको मेंटेनेंस इंजीनियर जॉब रोल की वैकेंसी मिलेगी मिलेगी। तो एक ऐसी कॉमन पोजीशन है जिसका रिक्वायरमेंट मास लेवल पे रहता है, हमेशा बना रहता है, और इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है मेंटेनेंस इंजीनियर्स की। तो आज हम बैठे हैं मेंटेनेंस इंजीनियर के साथ जिनके पास इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के एक्सपीरियंस हैं, और 12 से ज़्यादा साल से ये काम कर रहे हैं एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर। तो आइए चलिए इनका परिचय इनसे ही लेते हैं। मेरा नाम नवीन कुमार तिवारी है और मेरे को लगभग 13 से 14 साल के आसपास एक्सपीरियंस हो गया एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर। तो अ, मेरा जो कैरियर का ट्रेवल रहा वो लगभग 2 साल के आसपास मैंने स्टील इंडस्ट्री पे काम किया। 2 साल के बाद मैंने लगभग 8 ईयर के आसपास मैंने कोल इंडस्ट्री में काम किया। कोल इंडस्ट्री में जैसे कि कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया, कोल वॉशरी प्लांट हो गया। फिर उसके बाद मैंने पावर प्लांट पे काम किया एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर। तो मैंने जहाँ भी काम किया एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर, वहाँ पे एक मेंटेनेंस इंजीनियर का लगभग एक इक्विपमेंट्स को देखने का नज़रिया सेम ही होता है। मतलब वहाँ पे जो प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में हम जाएंगे काम करने, तो वो जो प्लानिंग होती है वो सब जगह सेम ही होती है। बस हमें अलग अलग इक्विपमेंट्स पे काम करने होते हैं। ओके, तो ये मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होता क्या है, इसमें क्या करना होता है? मेंटेनेंस इंजीनियर हो गया कि जैसे हमारा एक इक्विपमेंट्स है, तो इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक मेंटेनेंस इंजीनियर होता है। जो कि जो जिसका केवल एक ही वो होता है कि हमारा जो भी इक्विपमेंट्स है वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव हो और अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सके। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें कि मेंटेनेंस इंजीनियर जो है, ये अलग अलग इंडस्ट्री में, कई सारी इंडस्ट्री है, डिफरेंट इंडस्ट्री है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं। तो किस किस टाइप की मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं? मेंटेनेंस इंजीनियर के टाइप्स होते हैं, जैसे जो इक्विपमेंट्स में जो काम करता है, जो नॉर्मली प्लांट्स पे जो काम कर रहा है, तो वो मेंटेनेंस इंजीनियर होगा। फिर उसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ क्यू क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं, जो कि क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। जो भी हमारा एक एग्जांपल के लिए, जैसे हमारा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वालिटी से रिलेटेड जो भी है वो क्वालिटी इंजीनियर देखता है। क्वालिटी इंजीनियर्स के क्वालिटी इंजीनियर्स के अलावा हमारा इंस्पेक्शन इंजीनियर होता है, जो हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका इंस्पेक्शन के लिए वो इंस्पेक्शन इंजीनियर वहाँ पे इंस्पेक्शन एज ए इंस्पेक्शन इंजीनियर वहाँ पे काम करता है।
तो ऐसे ही मेंटेनेंस एक कोर, एक देखा जाए तो एक कोर सब्जेक्ट होता है। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग रोल के अकॉर्डिंग्स वो इंजीनियर्स को रोल दिया जाता है। अच्छा, मेंटेनेंस इंजीनियर कई टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री या डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, तो किस किस टाइप के मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं? मेंटेनेंस इंजीनियर जो है, मेंटेनेंस इंजीनियर एक कोर सब्जेक्ट होता है एक मेंटेनेंस इंजीनियर का। तो मेंटेनेंस इंजीनियर से जैसे बन क्यूए क्यूसी इंजीनियर हो गए, वो भी मेंटेनेंस इंजीनियर होता है लेकिन वो क्वालिटी को चेक करता है। फिर इंस्पेक्शन इंजीनियर हो गया। एक इंस्पेक्शन इंजीनियर जो होता है वो इंस्पेक्शन करता है अपना जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को इंस्पेक्शन करता है। तो मेनली जो होता है अपना मेंटेनेंस इंजीनियर का काम होता है अपने इक्विपमेंट्स के रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। ओके। अच्छा, अगर मेंटेनेंस इंजीनियर का इंटरव्यू चल रहा है, कहीं वैकेंसी आई है मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड इन टाटा प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड इन अडानी, तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ काम कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस क्या है। और इसके अलावा जो हमारा इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होता है मोस्टली, वो होता है आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है और आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हो। फिर धीरे धीरे फिर उसके सब्जेक्ट उसके एक्सपीरियंस पे आते हैं। एक्सपीरियंस पे आने के बाद कि आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हो, ये मोस्टली क्वेश्चंस रहता है। और फिर मेंटेनेंस, आप वहाँ पे कैसा मेंटेनेंस कर रहे हो, मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं, ये पूछता है। फिर मेंटेनेंस टाइप होने के बाद फिर क्या है, एम टी कभी कभी पूछता है कि एम टी टी आर के बारे में बताओ। एम टी टी आर क्या होता है, मीन टाइम टू रिपेयर। कि हमारा कोई इक्विपमेंट्स है तो हम उसको कितने घंटे में, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है रिपेयर करने में, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फिर क्वेश्चंस होता है कि आप इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल कर सकते हो, है ना। जैसे किसी इक्विपमेंट्स में स्पेयर्स पार्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं तो हमें उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हमारा जो स्पेयर पार्ट्स 2 साल या 3 साल में जो भी डैमेज हो रहा है तो हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकें, हम इन्वेंट्री को कम कर सकें। इन्वेंट्री कम करेंगे तो हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। और ये कि आप हमारी कंपनी में आना चाह रहे हो तो आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, हैं कि आप यहाँ आने के बाद कितना सैलरी आपको हम दे सकते हैं, ये पूछता है। हम नॉर्मली ये हर इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देना जाएंगे तो लास्ट में ये क्वेश्चंस रहते हैं। और एक मेंटेनेंस इंजीनियर्स का रोल्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी, ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछता है। एक मेंटेनेंस इंजीनियर जो होता है उससे मोस्टली ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे थे आपका वहाँ पे अचीवमेंट क्या था, आपने क्या अचीवमेंट किया, आपका काइजन क्या था, आप ने क्या अच्छा काइजन किया, कि हम आपको यहाँ पे प्रेफर करें, हम आपको यहाँ पे लें। इसलिए यही मोस्टली यही क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, लेट सपोज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो इसका आंसर किस तरीके से दिया जाएगा? तो हम सीधे सीधे बताएंगे, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे कि हम इस लोकेशन में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस मतलब एज ए मेंटेनेंस की हमारा एक्सपीरियंस इस इक्विपमेंट में है, इस एरिया में है ना। तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस इस चीज़ में है, इस इक्विपमेंट्स में है, हमको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। फिर अगला क्वेश्चन आपने पूछा, बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस लोकेशन पे शिफ्ट हो सकते हो कि नहीं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, तो इसका आंसर किस तरीके से देना चाहिए? बिल्कुल, पूछा हमेशा पूछा जाता है कि आप क्यों इंटरेस्टेड हो, आप हमारी कंपनी में आने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो। तो हमें यही जवाब, मोस्टली हमें एक्चुअली यही जवाब देना चाहिए कि हमें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा नॉलेज गेन होगा। अभी मैं यहाँ पे जो था यहाँ भी ठीक था, मैं जहाँ अभी करंट में काम कर रहा हूँ यहाँ भी ठीक है, बट हमें और एक्स्ट्रा एक्सपोजर के लिए हम
आपकी कंपनी में आना चाहते हैं, आपकी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, जिससे हमारा और नॉलेज गेन। ओके, अब हम अगर बात करें तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आपकी इंडस्ट्री के अंदर मेंटेनेंस कई पार्ट में डिवाइड की जाती होगी, तो वो क्या मेजर पॉइंट हैं जिसमें मेंटेनेंस को डिवाइड किया जाता है? एक्चुअली क्या है, मेंटेनेंस जैसे एक थर्मल पावर प्लांट हो गया। थर्मल पावर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे एक होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट में इक्विपमेंट, कोल को क्रश किया जाता है, जो भी साइज रिक्वायर्ड होती है बॉयलर को, उसके अकॉर्डिंग कोल को क्रश किया जाता है। तो कोल को क्रश करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे अपना कोल हैंडलिंग का बेल्ट कन्वेयर हो गया, कोल क्रशर हो गए, है ना, और बकेट एलिवेटर्स हो गए। तो इसके थ्रू कोल क्रश करके जो उसको जो साइज रिक्वायर्ड रहेगा, हम वो साइज बॉयलर को दे देते हैं। फिर वो दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है बॉयलर और टरबाइन का, जहाँ पे अपना स्टीम क्रिएट होती है और स्टीम टरबाइन में जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो बॉयलर में हम पानी देते हैं वो डीएम प्लांट से देते हैं, और जो बॉयलर से ऐस निकलती है वो ऐस हैंडलिंग प्लांट में जाती है। तो एज ए मेंटेनेंस रोल क्या है, हर सेक्शन का अलग अलग। जैसे जिसको एक्सपीरियंस कोल्ड हैंडलिंग का है वो कोल्ड हैंडलिंग प्लांट देख रहा है, जिसको एक्सपीरियंस एस हैंडलिंग का है वो एस हैंडलिंग प्लांट देख रहा है। तो उसका पर्टिकुलर उस इक्विपमेंट्स में उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे वो एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहा है। तो हर इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे अब हम बेल्ट कन्वेयर में काम कर रहे हैं, तो बेल्ट कन्वेयर के बारे में हमको मेंटेनेंस के रिलेटेड हमको वहाँ पे क्या है ये नॉलेज है, और उसी चीज़ को हम अच्छे से मतलब मेंटेनेंस कर सकते हैं उस इक्विपमेंट्स का। तो उस सेक्शन के हिसाब से अलग अलग रोल्स रहते हैं, इंजीनियर्स के रोल रहते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने में आपकी क्या क्या प्लानिंग रहती है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए हम सबसे पहले एक प्लान डिसाइड करके रखते हैं, एक डाटा डिसाइड करके रखते हैं। तो डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स में तो हम तो एक दिन में तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसका कर नहीं सकते। तो हम एक वीकली मंथली चार्ट बना के रखते हैं कि हमें आज 4 दिन इस इक्विपमेंट्स का प्रिवेंटिव करना है, आगे 4 दिन इस इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। लगभग 1 महीने में हम ये साइकिल पूरे इक्विपमेंट्स का कंप्लीट करते हैं। तो उस साइकिल में जैसे हम एक्स वाई एड, जैसे हम बेल्ट कन्वेयर में गए, तो बेल्ट कन्वेयर्स में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे अपना ड्राइव यूनिट हो गया, ड्राइव यूनिट के बाद हेड पुल्ली हो गई, टेल पुल्ली हो गई, और अपने रोलर्स हो गए। इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सब लुब्रिकेशंस वगैरह करना, है ना, बेल्ट का हार्डनेस वगैरह चेक चेक करना, हार्डनेस चेक करने के लिए सॉल्ट टेस्टिंग करना कि उसका हार्डनेस तो नहीं बढ़ गया। इन सब चीज़ों को चेक करते हैं कि प्रिवेंटिव मतलब हमारा ब्रेक डाउन होने से पहले हमारा इक्विपमेंट्स को, हम अपने इक्विपमेंट्स को प्रिवेंट कर सकें। अभी आपने बात किया था MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर। बिल्कुल। तो आपसे अगर इंटरव्यू पूछा जाता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का मीन टाइम टू रिपेयर 8 घंटे है, उसे आपको 5 घंटे करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सबसे क्या आंसर आना चाहिए? मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है, कोई इक्विपमेंट्स होता है जिसमें फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन आते हैं, जैसे हर वीकली ब्रेक डाउन आ रहा है। तो हम क्या है उस इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा दे रहे हैं। जैसे हमारा कोई ब्रेक डाउन हो गया तो हम 8 घंटे लगा दे रहे हैं, 9 घंटे लगा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रोडक्शन लॉस होता है, हम्म, सीधे सीधे कंपनी को नुकसान हो रहा है। हम्म। तो उसके लिए क्या है, हम उस इक्विपमेंट्स के रूट कॉज में जाते हैं। रूट कॉज में जाने कि आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, उसके लिए हम क्या है उस रूट कॉज पे जाके उस चीज़ को तो पहले सॉर्ट आउट करेंगे। बट हम जैसे रिपेयर करने जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट्स के लिए जो भी हमारे पास टूल्स हैं जिससे हमको मेंटेनेंस करना है, वो टूल्स ऐसा ना हो कि हम जब जा रहे हैं रिपेयर करने तो हम वहाँ पे टूल्स से का यूज कर रहे हैं, पता चला हमारा ये वाला टूल्स है नहीं, वो रखा हुआ है कहाँ पे, अपना एक एक मीटर 100 मीटर ऊपर, है ना। तो हमारा जो वर्कर है वो 100 मीटर ऊपर जाएगा, फिर वो टूल्स लेके आएगा, तब हमारा क्या हो गया, टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है। तो हमें पहले से ही प्लानिंग करके रखना है कि हम किसी इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने जा रहे हैं तो हमारे टूल्स वगैरह सब हमारे आसपास हो। तो हमारा वो टाइम क्या है,
कम होता है वहाँ पे। हमको एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखनी है हर एक चीज़ के लिए कि हमारा वहाँ पे रिपेयर जो है, रिपेयरिंग जो मीन टाइम टू रिपेयर है वो कम से कम हो सके। कि अक्सर करके एक क्वेश्चन और भी इंटरव्यू पूछा जाता है कि कंपनी को अपना कॉस्ट सेव करना होता है, तो आप इन्वेंट्री कंट्रोल किस तरीके से करेंगे कि कंपनी का कॉस्ट सेव इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले तो प्लानिंग करनी होती है कि हमें कोई सामान मंगाना है, कोई सामान प्रोक्योर करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, तो हमारा कितने दिन में सामान आ जाएगा वो। जैसे हमें किसी इक्विपमेंट्स की बेयरिंग मंगानी है, अब पता चला कि हम आज प्रोक्योरमेंट किए और वो आ रहा है 8 महीने बाद। अब हमारा वो 8 महीने आएगा और अगर 4 महीने में ही अगर वो डैमेज हो गई तो इक्विपमेंट्स ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन हमारा लॉस हो जाएगा पूरा। तो फर्स्ट चीज़ तो हमको उस हिसाब से प्लानिंग करनी है स्पेयर्स की कि हम वो टाइमली उस मशीन्स का जो स्पेयर्स है वो अवेलेबल रहे हमारे पास। और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम स्पेयर्स क्या है, हमें 2 लगने हैं और मैं 7-8 स्पेयर्स मंगा के रख लिया हूँ अपने पास। तो क्या हो गया, वो हमारा पैसा उतना क्या हो गया, अपने मतलब लॉस हो गया ना, हमने उसको रख लिया अपने पास फालतू। हमको तो यूज एक ही होगा लेकिन मैंने 7 रख लिया। तो यही है इन्वेंट्री कंट्रोल, हमको इस हिसाब से करना है कि हम इक्विपमेंट्स में जैसे हमें 2 बेयरिंग लगनी है तो हाँ 2 मैंने रख लिया। मैं 5-6 बेयरिंग लगा के रख के क्या करूँगा फालतू, उसमें तो हमारा पैसा क्या है फंस रहा है। इसलिए इस हिसाब से इन्वेंट्री प्लानिंग करनी चाहिए कि हमको जितनी ज़रूरत है हम उतना ही सामान लें, फालतू का सामान हम इकट्ठा करके ना रखें। अच्छा, मान लीजिए कि कोई भी प्लांट है, आप जैसे थर्मल पावर प्लांट में भी वर्किंग है, राइट? बिल्कुल। तो क्या कॉमन इश्यूज आते हैं, मतलब ब्रेकडाउन्स आते हैं थर्मल पावर प्लांट में? थर्मल पावर प्लांट में एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम्स जो आती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जा सकती है, अनप्लान्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो हम बता नहीं सकते। बट मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है जैसे कि अपना बकेट एलिवेटर होता है, बकेट एलिवेटर में कभी प्रॉब्लम आ गया, चैन डिरेल हो गया हेड अपना ट्रैक्शन व्हील से, तो उसके लिए हमको अलाइन करना होता है, प्रॉपर अलाइन करें, मतलब जो टेल ट्रैक्शन व्हील होता है और हेड ट्रैक्शन व्हील होता है, प्रॉपर चैन को अलाइन करके रखते हैं कि प्रॉपर डिरेल ना हो। इसके अलावा प्रॉब्लम्स आती है जैसे इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम आ गई, जैसे बेल्ट हमारा फट गया बीच में ही, है ना, बेल्ट डैमेज हो गया, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है हम नहीं बता सकते, वो अनप्लान्ड प्रॉब्लम है, लेकिन मोस्टली छोटी छोटी कभी कभी क्या होता है, जो पाइप्स होती हैं, वाटर की पाइप्स हो गई, स्टीम की पाइप्स हो गई, कभी कभी लीकेज हो जाती है ना। ऑनलाइन फिर उसको हम लोग को आईबीआर बिल्डर मंगा के ऑनलाइन उसको क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। अगर नहीं हो पाता आईबीआर, क्योंकि रिस्क भी रहता है उसमें, तो हमको उस लाइन को आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट करने के बाद हम उस वहाँ पे वेल्डिंग्स करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। और क्या होता है, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कंडीशन मॉनिटरिंग आ गया है। कंडीशन मॉनिटरिंग के थ्रू हम क्या है, प्रॉब्लम जो आने वाली है उसके पहले ही हम उस चीज़ को जान जाते हैं, प्रोडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसके बारे में हम क्या है पहले से ही प्रिवेंट होके चलते हैं कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम्स ना आए। और नॉर्मली बड़े बड़े फैंस होते हैं, जैसे आईडी फैन हो गया, एफडी फैन हो गया, और तो पीए फैन हो गया। तो ये फैंस में क्या है, कभी कभी क्या है, जैसे बेयरिंग ब्लॉक्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आता है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम आता है ना। तो उसके लिए हम प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, जैसे कि लुब्रिकेशंस वगैरह करना, है ना, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर डिस्टर्ब है उसके बेयरिंग के स्लीव को सेट करना, ये सब चीज़ों को करके हम उसको प्रिवेंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा, अभी आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बताया कि हम लुब्रिकेट करते हैं, तो लुब्रिकेशन इज़ वेरी कॉमन कि जो हमें करना है जिससे हमारा बिल्कुल। ब्रेकडाउन कम होगा। बिल्कुल। इस तरीके से और क्या चीज़ें होती हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, जिससे कि ब्रेकडाउन कम हो सके? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मेनली होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सबसे पहले तो हम अगर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले होता है हाउस कीपिंग। हम हमारा जो ड्राइव है वो डस्टी है, डर्टी है पूरा, हमको उसको पहले तो क्लीन करना है। अगर हमें क्लीन करेंगे तो उसके बाद तो हमें प्रॉब्लम समझ में आएगी कि क्या प्रॉब्लम है। क्लीन करने के बाद उसको क्या है, प्रॉपर लुब्रिकेशंस वगैरह तो करना ही है। उसके बाद हमें उस इक्विपमेंट्स का पूरा
उसको चला के पूरा उसके नॉइज़ को चेक करना है, उसके वाइब्रेशन को चेक करना है, वाइब्रेशन सही है कि नहीं है, हर एक चीज़ को सेट करना है, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने से पहले उसको पूरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मोस्टली हम लोग यही चेक करते हैं। फिर आ जाता है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का, तो फिर प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अलग हो जाता है, लेकिन प्रिवेंटिव में मेन हम लोग यही चेक करते हैं। और जो भी अगर प्रॉब्लम समझ में आती है तो हम लोग उसी टाइम में उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं कि हमारा ये चीज़ इक्विपमेंट सेफ रहे ऑपरेशन के समय। ओके, अभी आपने बात किया कि वाइब्रेशन आप चेक करते हैं, तो अगर मान लीजिए लेट सपोज कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है और उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो आप फिर क्या करते हैं जिससे वो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाए? वाइब्रेशन के लिए हमारा किस चीज़ में वाइब्रेशन है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्लम्बर ब्लॉक में वाइब्रेशन आ रहा है पूरा, तो उसके लिए हम लोग क्या है बहुत सारी चेक, जैसे बेरिंग हो गया, बेरिंग का प्लम्बर ब्लॉक का कवर खोल के हम चेक करेंगे, उसके स्लीव जो नहीं ढीले हैं स्लीव थोड़ा सा टाइट करेंगे, है ना। उसके फाउंडेशन बोल्ट जो है, फाउंडेशन बोल्ट तो नहीं लूज हो गए हैं, फाउंडेशन बोल्ट्स को टाइट करते हैं। लुब्रिकेशन करते हैं, लुब्रिकेशन भी, लुब्रिकेशन तो कम नहीं है, लुब्रिकेशन भी उसमें देते हैं। तो इन सब चीज़ों को कर करके वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन अगर है तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बेरिंग्स में ही प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम उसके बेस में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम लोग फिर रिप्लेस करते हैं। प्रिवेंटिव करने के लिए वाइब्रेशन को हम लोग नॉर्मली यही सी चीज़ों को चेक करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं पूरा। कि आपने काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चंस का आंसर किया कि जो कोर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बट एक कॉमन क्वेश्चन जो आपने भी पहले बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाए? क्या है, सैलरी का जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो डायरेक्ट, एक्चुअली क्या होता है कि एक सामने वाला जो है आपसे ही पूछता है कि आप क्या सैलरी चाहते हो। तो आपका सैलरी मान लीजिए 4 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, तो आप उस टाइम में आप तो ये डायरेक्ट बता नहीं सकते ना कि हमको 7 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, 9 लाख चाहिए। अब इतना तो दे भी नहीं सकता, है ना। तो आपको एज ए कंपनी रूल्स है, एज ए कंपनी पॉलिसी, आपकी जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसकी कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग से ही आपको सैलरी देगा, है ना। बट नॉलेज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा 5% 10% थोड़ा आप उससे निगोशिएट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप अब बोल दिए कि 4 लाख का पैकेज है मेरे को 8 लाख का दो। तो एज ए कंपनी पॉलिसी, उसकी जो कंपनी पॉलिसी है वो कंपनी की पॉलिसी के ही अकॉर्डिंग से आपको सैलरी देगा। और बाकी वो जो आपका निगोशिएट आप जितना कर सकते हो, तो निगोशिएट में आपको 5-10% जो भी है कर सकता है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमें अपने तरीके से नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि आप कंपनी पॉलिसी के हिसाब से जो भी आप इंप्लीमेंट कर हाँ, दें, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो आप इतना बोल भी नहीं सकते ना कि आप मेरे को इतना दे दो मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या है, कंपनी की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग से ही आपको देंगे, है एग्जैक्टली। ना। जो चीज़ जेन्यून है उसी वैसा ही देंगे। बट हाँ, आप आपको जाना चाहिए तो आप वो निगोशिएट कर सकते हो। नॉलेज है आपके पास, अगर टैलेंट है तो आप निगोशिएट कर सकते हो। आपको क्यों नहीं, आपको 5-10% और एक्स्ट्रा दे सकता है अगर सामने वाला चाहेगा। तो आपके करियर का कोई एग्जांपल जिसमें आपने कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा गया हो? हाँ, मैंने 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू दिया है और मोस्टली पूछा जाता है, ये तो कॉमनली पूछने वाला ही, ये पूछता ही है। ये 3-4 कंपनियों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, ये कॉमनली हर कंपनियों में मेरे से पूछा गया है। तो कोई बेस्ट एग्जांपल आपका? बेस्ट एग्जांपल ऐसा था कि मैंने अभी फ़िलहाल हाल में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा जो पैकेज था उसके उससे मैं 25% मैंने एज ए कंपनी पॉलिसी बोला था। तो बोले नहीं तब भी बताओ आप कितना लेना चाहते हो। बहुत मेरे से एचआर जो थे, एचआर हेड थे, उन्होंने बहुत पूछा कि आप तब भी बताओ। मैं एज ए कंपनी पॉलिसी तो अलग चीज़ हो गई, तो मैंने बोला कि ठीक है सर 25%। मैं नहीं 25% नहीं, मैं तुमको 30 देता हूँ, तुम आ जाओ। ओके, तो आपको तो कहीं ऐसा नहीं ऐसा लगा कि होता है, आपने 30 बोला होता तो 35 मिलता? लगता है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं 30 अगर बोला हूँ तो कम से कम नहीं, अगर मैं 35-40 बोलता तो मेरे को 40-40 मिल जाता, बट ऐसा नहीं होता। वो कंपनी की पॉलिसी थी कि 30 तक दे सकते, तो उसने 30 तक दिया मेरे को। तो आप एक्स्ट्रा अगर बोलोगे जा जाके तो उतना नहीं दे पाएगा वो।
कि वो सही नहीं है। सो इट्स बेटर कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखें, सामने वाले को जितना देना है वो तो देगा ही हाँ, देगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप, कंपनी पॉलिसी जो है तो वो तो देगा ही, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, तो आप उससे बढ़ के भी दे सकता है। ओके, लेट्स सपोज इंटरव्यू दे दिया, सिलेक्शन हो गया, सैलरी डिस्कशन हो गया, अब आपको कंपनी में ज्वाइनिंग मिल गई है। तो जब सबसे पहले आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या काम करना होता है आपको? देखिए क्या है, सबसे पहले हम अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एचओडी से हम जाके मिलेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम अपने मेंटर के पास जाएंगे। मेंटर क्या है, जॉब डिसाइड करेगा कि आपको यहाँ पे जॉब करना है। सबसे पहले हम किसी कंपनी में अगर जाते हैं तो इंटीग्रिटी जो होती है, फर्स्ट इंटीग्रिटी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ काम करें, है ना। कमिटमेंट, पहला कमिटमेंट। दूसरी चीज़, मतलब अगर हम किसी जॉब के लिए कमिट कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उसको हमको कंप्लीट करना है। अपने कमिटमेंट में हमको कि हमने अगर किसी को टारगेट दिया है कि हम ये 5 दिन में कंप्लीट करके दे देंगे, तो 5 दिन में कंप्लीट करके देना है। सिमलेसनेस दिखानी है। सिमलेसनेस मतलब कि अगर हमारा सामने वाला कोई दोस्त भाई कोई काम कर रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जाके हमको हेल्प करनी है। आज हम अगर उसकी हेल्प करेंगे तो कल वो भी आके मेरी हेल्प करेगा। तो सिमलेसनेस होनी चाहिए। स्पीड, मतलब अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको स्पीडली काम करना है। ऐसा नहीं कि हम 5 दिन का काम है, अरे नहीं आज हो नहीं हो रहा है तो कल करेंगे, कल नहीं हो रहा है तो परसों, मतलब ऐसे 10 दिन 12 दिन 15 दिन लगा दें। स्पीडली उसको काम करना है। उस पर 5 दिन का काम है तो कोशिश करना है हम 4 दिन में उसको कंप्लीट करें। ये सब चीज़, इस वैल्यू को लेके चलना है। ये वैल्यू क्या है हमारे लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए सही रहती ये आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि अगर कोई भी एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर काम करना चाहे, तो मतलब जॉब लेना चाहे, तो कैसे इंटरव्यू दे सकता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, और कंपनी में जाने के बाद क्या काम करना होता है। अब आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताइए जो कॉमनली फ्रेशर मेंटेनेंस इंजीनियर से पूछे जाते हैं। है। फ्रेशर्स फ्रेशर्स जो होते हैं उनसे मोस्टली क्या है, सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करते हैं। जैसे टेबल पे कोई ग्लास रखी हुई है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। टेबल पे कोई ग्लास रखी हुई है, पूछ देगा कि ग्लास का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना के दिखाओ। टाइप ऑफ गियर्स पूछ देगा, कितने टाइप के गियर्स होते हैं, गियर्स बता के दिखाओ। तो सिलेबस से रिलेटेड वो कोई वो नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सब सिलेबस को तैयारी करके रखना पड़ेगा। आपने जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जैसे थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ा है, हर एक चीज़ की तैयारी करके रखना पड़ेगा कि हम इंटरव्यू के हिसाब से कि हम क्रैश कर पाए, इंटरव्यू को क्रैश कर पाए। ओके, तो लेट्स सपोज कोई मेंटेनेंस इंजीनियर है, वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे वो अपने करियर में आगे बढ़ता रहे? अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब जो टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ेगा। क्या है, हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर चीज़ की हर चीज़। अब पहले जो हम टूल्स यूज करते थे, मैनुअली यूज करते थे, अब आज हाइड्रोलिक्स हो गए हैं, न्यूमेटिक्स हो गए हैं। अपडेट हुआ ना वो चीज़। उसी हिसाब से अपने आप को भी अपडेट करने के लिए क्या है, नए नए ट्रेनिंग कोर्सेज करने हैं, है ना। अब आज की डेट में कंडीशन मॉनिटरिंग आ गया है। तो पहले क्या होता था, आदमी जाके फिजिकली जाके वहाँ पे चेक करता था, अरे वाइब्रेशन इतना है, टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर चेक करने के लिए उसके ऊपर हाथ रखता था। मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ जल्दी जैसे कर लेता था कि, तो उसको ये तो नहीं पता चलता कि हाँ गर्म तो हो गया है, लेकिन ये उसे नहीं पता चलता था कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया इसका। मतलब उस पे हमारा जो भी वो है बेरिंग्स वगैरह है, वो फेल्योर होगी कि नहीं होगी, वो इस चीज़ को उसको नहीं पता था। बट आज कंडीशन मॉनिटरिंग आ गया है, तो उसमें क्या है, हम लोग उस चीज़ को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जहाँ तक कि कंडीशन मॉनिटरिंग ये भी बता देता है कि हमारा किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कपलिंग में प्रॉब्लम है, बेयरिंग में प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, हर चीज़ बता देता है। तो हमको कंडीशन मॉनिटरिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना।
हर नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट होना चाहिए, है ना। नए नए अच्छे ट्रेनिंग करने चाहिए, अच्छा नॉलेज गेन करना चाहिए, जिससे हमारा ग्रोथ होगा आगे के लिए। अगर हम बात करते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लंबे समय से कर रहे हो, मतलब 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट में आपका हो नहीं पा रहा है, तो आपने ये जो लॉस है, ये तो लॉस कर दिया, जो पीछे का जो समय था, पीछे का समय मीन जो अपने आप पास आउट हुए, और उसके बीच का जो समय था वो तो आप लॉस कर दिए। वो चीज़ें आपका, अगर आपकी पर्सनल वो है, ओपिनियन है कि आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, बट हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम ये हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं साथ में, वो भी गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते ही गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। और उनका आज की डेट में, हमारे खुद फ्रेंड्स हैं, कुछ गवर्नमेंट का तैयारी किए प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, कुछ अपनी डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, है ना। तो आप क्या है, तैयारी करो, बट हाँ, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम पीछे समय छोड़ दिए हैं, उन सब चीज़ों में भी हमको किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप उसके बाद भी आप तैयारी कर सकते हो। बट आपको एडवांटेज क्या होगा कि आप वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे, आप वहाँ पे अच्छा काम सीख पाओगे, अच्छा काम सीख पाओगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छा ग्रोथ होगा आपको, आपका और अच्छा सैलरी सैलरी का ग्रोथ होगा। तो गवर्नमेंट करना है तो हाँ ठीक है, 2 साल 3 साल, बट आप क्या है, आप पीछे की जो है, तो आपका जो एनर्जी लेवल है, जो पीछे का जो एनर्जी लेवल है, जो आप पास आउट होने के बाद जो आपकी सीखने की क्षमता रहती है, जो एनर्जी लेवल रहती है, वो बाद में आपको नहीं मिलेगी, आपको अभी ही मिलेगी, अभी ही ग्रोथ कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा क्या है, गवर्नमेंट की तैयारी करो, नो डाउट, बट आपको क्या है, एक्सपीरियंस भी गेन करना है, आपको देखना भी है, नॉलेज भी गेन करना है, कि बाई चांस अगर हमारा गवर्नमेंट में नहीं हो तो फिर क्या होगा। आपके पास अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो आप तो दूसरी जगह जॉब कर सकते हो, अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकते हो, बट आप गवर्नमेंट, आपने 10 साल तैयारी किया, आपका नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे। इसलिए थोड़ा अपना किसी इंडस्ट्री में घुसना चाहिए, आपको नॉलेज भी गेन करना चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, जिससे हमारे पास और रास्ते रहें। जब फ्रेशर कैंडिडेट्स को जो पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, डिप्लोमा पास आउट होते हैं, आईटीआई पास आउट होते हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? इनके लिए हमारा यही मैसेज है कि आप अच्छी तैयारी करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करने के बाद आप अच्छी इंडस्ट्री में जाओ। सबसे पहले आप पैसों के पीछे मत भागो, कि आपका पैकेज आपको स्टार्टिंग में ही आपको 5 लाख का पैकेज मिल जाए, 10 लाख का पैकेज मिल जाए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आप एक्सपीरियंस गेन करो, नॉलेज गेन करो। सबसे पहले अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा ना, तो आगे चल के आपके पास अच्छे पैसा, अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर भी रहेगा। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपके पास आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले पैसे के पीछे नहीं, पहले नॉलेज के पीछे भागना है, एक्सपीरियंस के पीछे भागना है। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस इंजीनियर के बारे में बताया कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, जाके कंपनी में क्या काम करना होता है। आपने फ्रेशर को भी सलाह दिया, एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी आपने मैसेज कन्वे किया। अब आपको अगर ओवरऑल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को एक कंक्लूड करना हो तो किस तरीके से करेंगे? मेंटेनेंस इंजीनियर, एक मेंटेनेंस हर जगह हम करते हैं। मेंटेनेंस चाहे हम अपने घर का भी मेंटेनेंस करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, है ना, और साफ सफाई करना पूरा, और कोई चीज़ टूट फूट गई तो उसको बनाना। उसी तरह के से इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस भी होता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस भी होता है, सिविल मेंटेनेंस भी होता है। तो मेंटेनेंस का हमारा मेन सबसे बड़ा फोकस ये होता है एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर, कि हम जहाँ जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, जिस चीज़ का, जिस जैसे इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट्स की लाइफ बनी रहे, उसकी अवेलेबिलिटी हम 100% दें। मतलब वो हम कभी भी उससे प्रोडक्शन के लिए बोलें कि आज हमको इससे प्रोडक्शन करना है, हमारे पास रेडी रहना चाहिए वो। तो वो रेडी रहने के लिए हमको क्या करना है, उसके लिए मेंटेनेंस करना है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग्स उसको
अवेलेबल करा 100% अवेलेबल करा के रखना है कि हम जब चाहें तब उससे हम प्रोडक्टिविटी ले सकें। अच्छा, तो एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर आप जैसे सलाह दे रहे हैं, तो आपका क्या अचीवमेंट रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा अचीवमेंट्स क्या है, मेरा लगभग 13 साल का जर्नी रहा मेंटेनेंस इंजीनियर्स के रोल में। तो मेरे अचीवमेंट्स बहुत सारे थे, जैसे कि मैंने फ़िलहाल अभी एक काइजन किया था। एक स्क्रीन थी, फ्लिप फ्लॉप स्क्रीन, स्क्रीन तो जानते होंगे। वो स्क्रीन क्या करता है कि अपना जो मटेरियल होता है, मीन्स जैसे कोल की बात करें तो वो कोयले को क्या करता है, सेपरेट करता है। सेपरेट मीन्स एक्चुअल साइज और ओवर साइज। जो ओवर साइज होता है वो आगे जाता है अपना, जो एक्चुअल साइज जो हमको प्रोडक्ट चाहिए वो एक्चुअल साइज होता है। तो उस पे क्या होता है, बहुत सारे पैनल्स लगे होते हैं। पैनल्स मीन्स पीयू पैनल्स, जितना रिक्वायर्ड साइज है, मीन्स जैसे थर्मल पावर बॉयलर में 6 mm का कोयला रिक्वायर्ड है, तो उसमें 6 mm का होल्स रहता है, तो उससे केवल 6 mm का ही कोल नीचे जाएगा। तो वो जो जो पैनल्स रहते हैं वो फ्रिक्वेंटली डैमेज हो रहे थे। अब मान लीजिए, अब एक पैनल का कॉस्ट कितना हो गया, 13,000 14,000 रुपये। तो अगर हमारा फ्रिक्वेंटली डैमेज हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, मतलब 7 डेज का लगा लीजिए। एक ही पैनल अगर हमारा डैमेज हो रहा है, अगर उसका कॉस्ट 11,000 है, तो 7 डेज में कितना हो गया, 77,000। तो हमारा महीने में कितना हो गया, साल में कितना हो गया, ये तो हमारा लॉस हो रहा है ना पूरा। और तो उसके लिए मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट कहाँ पे किया, उसके इनलेट पे किया, स्क्रीन के इनलेट पे किया। जो हमारा मटेरियल डिस्चार्ज होके आ रहा है दूसरे इक्विपमेंट से, मींस कन्वेयर बेल्ट से, तो वो क्या करता है, जैसे स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होगी। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑलरेडी फ्लिप फ्लॉप तो कर ही रहा है, तो क्या है, स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे फ्लिप फ्लॉप स्क्रीन पे आएगा तो और स्पीड बढ़ेगा। तो जो उसका इम्पैक्ट है पीयू पैनल्स पे डायरेक्ट लगेगा और उसमें डैमेज होगा। तो हमने क्या किया, उसके एंगल्स को थोड़ा चेंज किया। उस पर पहले हमने रूट कॉज में देखा, 6 दिन देखा, 7 दिन देखा, 8 दिन देखा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लास्ट में रूट कॉज का पता चला कि हमको एंगल अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारा इम्पैक्ट डायरेक्ट ना होके सूट के थ्रू इम्पैक्ट होके फ्लिप फ्लॉप स्क्रीन में आएगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हमारा आज की डेट में लगभग 6 मंथ हो गए, हमने एक भी पैनल चेंज नहीं किया। कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना हमने बचाया। तो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, ऐसे करके बहुत सारे। जब आप काम करने लगते हैं, जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज हो जाता है, तो आप क्या है, डीपली आप उस चीज़ के बारे में हर चीज़ जानने लगते हैं। जैसे आपकी गाड़ी होती है, कार होती है, कार आप चलाते हो, कार के बारे में हम आपको आपको सब चीज़, सब फंक्शन पता होता है कि हाँ, हम ये स्टेयरिंग है, ये गियर यहाँ पे लगाना है, ये गियर इधर शिफ्ट होगा, और ये रिवर्स गियर इधर लगेगा, इधर ये डिस्प्ले है, हम यहाँ से ये सेट करते हैं, HMI हो गया, ये हमारा स्पीड बताता है। हर चीज़ के बारे में नॉलेज। वैसे आपका इक्विपमेंट्स में, जिस इक्विपमेंट्स में आपको नॉलेज हो जाता है, आप उसमें काम करने लगते हो, हर चीज़ के बारे में नॉलेज, आपकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको सॉल्यूशन मिलने लगेगा। आप अगर कंसंट्रेट होकर उस पर देखोगे तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इलेबोरेट किया मेंटेनेंस इंजीनियर को, और आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।